बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो हमारा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का टॉपिक है, इसके ऊपर मैंने एक स्टार्टअप वीडियो आपसे शेयर किया हुआ था ग्रुप के अंदर। तो होपफुली सबने देख लिया होगा। तो मैं सब ये चाह रहा था कि एक दफ़ा आप थोड़ा सा इससे होके गुजर लें, ताकि जब मैं एक्चुअली टॉपिक को डिस्कस करूं तो बहुत सारी चीज़ें आपको पहले ही नॉलेज में हो। अच्छा, अभी मैं थोड़ा सा जो अभी बात करूंगा दैट विल बी अबाउट प्रॉपर्टी इनकम की ही बात करेंगे, लेकिन उसके कुछ ट्रांजैक्शन बिजनेस जो उसकी ट्रांजैक्शन होती है उसकी हम बात करेंगे कि जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, इसमें जो ट्रांजैक्शन हो सकती है वो किन किस किस किस्म की होती है और कौन कौन से पार्टी इन्वॉल्व होते हैं। सो एक तो हमने कल डिस्कस कर लिया था कि एक तो लैंडलॉर्ड है, या हम इसको ओनर भी कह सकते हैं, और सेकंड पार्टी इज टेनेंट जो कि किराएदार है ना। अब इनके दरमियान जो मुआहदा है वो किसी घर की किराए पर लेने पर, या कोई प्लॉट ऑफ लैंड है जिसको ये रेंट आउट करना चाहते हैं ना। अब ये जो एग्रीमेंट है इन दोनों के दरमियान, तो डेफिनेटली इसकी कोई ना कोई कंसिडरेशन होगी। ठीक है। सो जो जो कंसिडरेशन है वो फिर टेनेंट ने पे करनी है। उसके पास ये टेनेंट के पास ये राइट है कि मैं इसको इस्तेमाल करूंगा या ऑक्यूपाई करूंगा, और इसकी वो कुछ कंसिडरेशन पे करेगा ना। यूजुअली टर्म्स क्या होती हैं, जो प्रॉपर्टी के जो एग्रीमेंट्स होते हैं उसमें टर्म्स क्या होती हैं? उसमें टर्म्स ये होती हैं कि एक तो आपको पीरियोडिक पीरियोडिक रेंट डिसाइड करना होता है आपस में, कि हम मंथली आपको रेंट पे करेंगे, हम क्वार्टरली पे करेंगे, हम हाफ ईयरली पे करेंगे, हम एनुअली पे करेंगे, वट एवर। सो ये म्यूचुअल कॉन्सेंट से डिसाइड करती हैं दोनों पार्टीज के पीरियोडिक रेंट कितना होगा, नंबर वन। नंबर सेकंड, बाज मर्तबा जो लैंडलॉर्ड है वो ये कहता है कि जी मुझे आप कुछ एडवांस में रेंट भी अदा करें। ठीक है। एडवांस रेंट का मतलब ये है कि आप मुझे 3 मंथ्स का एडवांस पे करो, और मतलब अब जब आपकी टेनेंसी स्टार्ट होगी तो फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ और थर्ड मंथ, ये यहाँ पे मुझे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप 3 मंथ्स का एडवांस दे दें। अब आपने इन 3 महीनों में मुझे कोई पेमेंट नहीं करनी, और फिर यहाँ से ऑनवर्ड्स आप दोबारा से मुझे रेंट की मंथली पेमेंट्स हैं वो स्टार्ट कर दें। सो दिस इज कॉल्ड एडवांस रेंट। ठीक है। सो एडवांस रेंट ये भी एक टर्म है इस एग्रीमेंट, इस टाइप ऑफ इसमें एक टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन है कि एडवांस रेंट भी मिल सकता है। जो थर्ड टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी। ठीक है। सिक्योरिटी भी बाज दफा जो मालिक मकान है वो मानते हैं। वो किस लिए मांगते हैं? वो इसलिए होता है कि अगर आप कोई डैमेज कर दें, ठीक है जी, कोई लाइबिलिटी ऐसी हो जो कि अनपेड हो। ये सारी कोई टैक्स लॉ की हम बात नहीं कर रही है, मैं एक वैसे बात कर रहा हूँ कि जो ट्रांजैक्शन है उसमें किस किस किस्म की ट्रांजैक्शन हो सकती है जो फिर आगे आपको सवाल में एग्जामिनर दे सकता है। सो कोई प्रॉपर्टी को डैमेज हो जाए तो वो सिक्योरिटी से पूरा किया जा सके। कोई आपकी अनपेड लाइबिलिटी, कोई आपने बिल वगैरह जाते हुए छोड़ दी है तो वो सिक्योरिटी से अदा किए जा सके। सो ये जो सिक्योरिटी है ये दिस इज रिफंडेबल। ठीक है। ये वापस मिलनी होती है किसको? टेनेंट को। जो एडवांस रेंट है इस ये रिफंडेबल नहीं होता, बल्कि ये क्या होता है? एडजस्टेबल। यानी एडजस्ट एडजस्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे ये एडजस्ट हो गया था 3 महीने के रेंट के अगेंस्ट, ये आपने ऑल्दो पे तो शुरू में कर दिया था, लेकिन ये एडजस्ट हो गया था। नाउ जो टैक्स लॉ की जो टर्मिनोलॉजी है ना, टैक्स लॉ इस सिक्योरिटी को सिक्योरिटी के नाम से याद नहीं करता, बल्कि टैक्स लॉ ये कहता है कि ये सिक्योरिटी, इसका हम एक और नाम रखेंगे, वो क्या है? दैट इज अनएडजस्टेबल एडवांस। ठीक है। सो टैक्स लॉ ने इस सिक्योरिटी, ये जो सिक्योरिटी जो कि वापस करनी है आपने, इसका एक नाम रख दिया है, जो जो नाम क्या है? अनएडजस्टेबल एडवांस। और यहाँ पे जो यूज हो रहा था दैट वाज एडजस्टेबल, क्योंकि ये एडवांस रेंट था। ठीक है। 3 टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन हो गए। जो फोर्थ टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन है वो ये है कि आपका, जैसे मैंने कल डिस्कस किया था कि अगर इस लैंड और बिल्डिंग का सेल का इरादा है, तो ये लैंडलॉर्ड है, ये लैंड और बिल्डिंग को सेल करना चाहता है, और कोई थर्ड पार्टी है वो इसको
बाय करने का एग्री करते हैं आपस में। तो ये थर्ड पार्टी है, ये कोई मनी टोकन मनी इसको उर्फ आम में तो यही कहते हैं कि इसको टोकन दे दें आप, ताकि डील जो है वो पक्की हो जाए, फिर जो बैलेंस पेमेंट है वो बाद में कर लेंगे। तो ये कुछ टोकन मनी इसको अदा करता है कि जनाब ये प्रॉपर्टी है, ये 10 लाख रुपए का हमारा एग्रीमेंट हो गया, और हम ऐसा करेंगे। टोकन मनी यूजुअली इससे बहुत कम अमाउंट होती है, तो 1 लाख रुपया जो है वो ये पे कर देगा किसको, लैंडलॉर्ड को। तब ये डील लॉक हो गई। 9 लाख रुपए इसने देने। अगर ये टोकन मनी देने के बाद जो बैलेंस पेमेंट है वो ड्यू डेट के ऊपर अगर तो वो कर दे, तो फिर तो वेरी गुड। अब लैंडलॉर्ड ये नहीं रहा, बल्कि ये हो गया, ये इम्पैक्ट होगा। लेकिन अगर ये फुलफिल ना कर सके, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट ये होगा कि ये जो 1 लाख रुपए है, ये अब लैंडलॉर्ड के पास ही रहेगा। ठीक है जी। इसको टैक्स लॉ ने क्या नाम दिया है, ये मैंने कल बात की थी आपसे। दिस इज कॉल्ड फोरफीटेड डिपॉजिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। अब वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल किसका हो सकता है? वो बिल्डिंग का भी हो सकता है, वो लैंड का भी हो सकता है। ठीक है जी। सो अब अगर जो थर्ड हमारे पास टर्मिनोलॉजी हमने हासिल कर ली, वो टर्मिनोलॉजी क्या है? वो टर्मिनोलॉजी है फोरफीटेड डिपॉजिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। अब वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल जो है वो लैंड भी का भी हो सकता है और बिल्डिंग का भी हो सकता है। अच्छा जी, अब ये जिस वक्त टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, जब हमने इसको जरा वो कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं। हमारे पास टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन कौन कौन से हो गए? अब एक तो हो गया ये पीरियोडिक रेंट, ठीक है। दूसरा हो गया एडवांस रेंट। तीसरा हो गया सिक्योरिटी जो हमारे पास थी। और चौथा हो गया फोरफीटेड डिपॉजिट। ये वो वाली साइड है आपकी प्रॉपर्टी इनकम की, जिसमें के आपके पास पैसे आ रहे हैं। यानी ये सारी की सारी कौन सी साइड अभी हमने डिस्कस की है? ये सारी की सारी हमने साइड साइड डिस्कस की है इनफ्लोज की। और प्रॉपर्टी जो लैंडलॉर्ड की है या जो ऑनर है, उसके पास पैसे आ भी रहे हैं, लेकिन उसका कुछ एक्सपेंस भी हो रहा है। ठीक है। सो एक्सपेंसेस की भी टैक्स लॉ ने एक लिस्ट बताई हुई है। और प्रॉपर्टी इनकम को टैक्स करने का तरीका ये होगा कि ये सारे इनफ्लोज जो आपके पास आएंगे, इसमें से आप एक्सपेंसेस माइनस कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वो एक्सपेंसेस जो लिस्ट में दिए हैं। अगर वो लिस्ट में नहीं है एक्सपेंस, तो फिर आप वो माइनस नहीं कर सकते, बेशक एक्चुअली वो खर्चा हुआ भी हुआ हो आपका। ठीक है। तो एक्सपेंस होना कोई ऐसी बात नहीं, वो उस लिस्ट के मुताबिक अगर होगा तो फिर वो आप माइनस कर सकोगे। ना ये जो इनफ्लोज हैं, इसकी टैक्सेशन का तरीकेकार पहले समझ लेते हैं। एक्सपेंसेस वाला मामला जरा सादा है, क्योंकि उसमें तो लिस्ट दी हुई आइटम्स की, वो लिस्ट में देख लेंगे आइटम अगर है तो एक्सपेंस ट्रीट हो जाएगा। जो इनफ्लोज है, इसकी टैक्सेशन किस तरह से होगी, उसके ऊपर मैं थोड़ी सी अब डिस्कशन करने लगा हूँ कि हाउ द इनफ्लोज विल बी टैक्स्ड। ठीक है। सो टैक्स लॉ ये कहता है कि जी आपने जिसमें प्रॉपर्टी इनकम बनानी है, तो एक फिगर कैलकुलेट करें विच इज कॉल्ड रेंट चार्जेबल टू टैक्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी इनकम का जहां भी सवाल आ जाए, मुफ्त के नंबर है, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन पैदा की नहीं जा सकती। इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट ट्रांजैक्शन जो किसी भी दो पार्टीज के दरमियान हो सकती है। सो आपने रेंट चार्जेबल टू टैक्स सबसे पहले कैलकुलेट करना है, और इसमें तीन चीजें शामिल करनी है। नंबर वन, रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। ठीक है जी। ये रिसीव्ड और रिसीवेबल, ये वही अक्रूवल वाला कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा सा मैंने कल डिस्कस किया था। एक आधा आपके साथ न्यूमेरिकल करूंगा, क्लियर हो जाएगा। अक्रूवल वाले कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि आपने देखना ये है कि इनकम किस पीरियड ऑफ टाइम से रिलेट करती है। ठीक है जी। आपने ये चीज कंसिडर करनी है।
और आपने क्या चीज कंसिडर नहीं करनी, आपने कंसिडर ये नहीं करना कि व्हेन इट इज रिसीव्ड, इस चीज को आपने कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, आप यानी कि अब अगर चलें थोड़ा सा इसको यहाँ पे इसी बात को इवेल्युएट करते हैं कि जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताई थी एडवांस रेंट एक बताया था ना। अब लेट्स से मेरा टैक्स ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022, और जो मंथली रेंट हमारा एग्री हुआ है, मंथली रेंट दैट इज ₹10,000। सो फिगर्स को सिंपल रखने के लिए हम राउंड फिगर्स लेते हैं। तो अब इसका मतलब ये है कि इस पीरियड ऑफ टाइम का जो रेंट मुझे मिलना है, लेट्स से हमारा एग्रीमेंट स्टार्ट इस डेट को हो रहा है, तो इस पीरियड ऑफ टाइम का जो रेंट मुझे मिलना है वो कितना होगा, वो सिंपली मैंने क्या करना है 10,000 को मल्टीप्लाई करना है 12 से, तो इट विल बी 1,20,000। ठीक है जी। अब ये 1,20,000 चाहे तो मुझे सारे का सारा इस दिन मिल जाए, चाहे सारे का सारा इस दिन मिल जाए, चाहे ये 1 जुलाई जो 2021 है उसको मिल जाए, बाद में मिल जाए, एक दिन बाद में मिल जाए, इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं कौन सा बेसिस फॉलो कर रहा हूँ, अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस फॉलो कर रहा हूँ तो मैंने इस पीरियड ऑफ टाइम की, ये जो पीरियड ऑफ टाइम मैंने अपने लिए पहले से आइडेंटिफाई किया है जिसको मैं टैक्स पीरियड कह रहा हूँ, मैं इस पीरियड ऑफ टाइम के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ इस पीरियड ऑफ टाइम के लिए कैलकुलेशन फाइंड आउट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब इस पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो कैलकुलेशन बनती है 1,20,000 है। चाहे पैसे मुझे इस पीरियड में सारे के सारे मिल जाए, चाहे इस पीरियड के स्टार्ट में यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ पे मुझे 3 साल का एडवांस मिल जाए, तो भी मैं इस टैक्स ईयर में कितने पैसे इनकम के तौर पर लिखूंगा, 1,20,000। ठीक है, सो अक्रूवल बेसिस का मतलब ये होता है कि पीरियड ऑफ टाइम से रिलेट करोगे किसी भी रिसीट को या एक्सपेंस को। तो रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अक्रूवल बेसिस के ऊपर आप शामिल करो, टैक्स लॉ पहले ये कहता है। दूसरी चीज टैक्स लॉ ये कहता है कि अगर कोई फोरफिटेड डिपॉजिट्स हैं ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, तो उसको शामिल करो। एक ये फिगर हो गई और दूसरा फिगर ये हो गया। सो इन दो फिगर्स को आप क्या करें, जमा करें, और तीसरी एक और फिगर इसमें शामिल करें, एंड दैट इज अनएडजस्टेबल एडवांस। ये एक तीसरी फिगर शामिल करें। ये अनएडजस्टेबल एडवांस क्या था, अगर थोड़ा सा रिकॉल करें, ये वो सिक्योरिटी थी जो कि क्या है, रिफंडेबल है। रिफंडेबल का मतलब क्या है कि जब किराएदार घर छोड़कर जाएगा तो उसको वापस मिल जाएगी, लेकिन अगर उसने कोई डैमेज किया है प्रॉपर्टी को या उसका कोई और लाइबिलिटी है तो वो पे ऑफ करने के बाद उसको वापस मिल जाएगी। ना ये जो अनएडजस्टेबल एडवांस है, ये पूरे का पूरा जितना भी आपने सिक्योरिटी लिया वो सारे का सारा नहीं आएगा, बल्कि टैक्स लॉ ये कहता है कि जो भी अनएडजस्टेबल एडवांस की जो अमाउंट है उसको 1/10 से मल्टीप्लाई करें और फिर यहाँ पे लिखें। ठीक है, सो इसमें नया क्या है, नया ये है कि यहाँ पे एडवांस को 1/10 पहले करना है और फिर यहाँ पे लिखना है, और इस तरह ये अगले 9 साल तक करते रहना है आपने। तो इसको जरा मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, ये जो अनएडजस्टेबल एडवांस है। चलें यहाँ पे मैं एक एग्जांपल यहीं पे क्रिएट करता हूँ। ठीक है, स्लाइड के ऊपर अभी हम पढ़ लेते हैं जो लिखा हुआ है, पहले जरा लेमैन लैंग्वेज में समझ लेते हैं। ये मिस्टर ए जो है इसको हम कह देते हैं कि ये लैंडलॉर्ड है, और मिस्टर बी जो है ये टेनेंट है, और इनके दरमियान कुछ शराइत तय पा रही हैं। घर किराए पर लिया है इन्होंने, ठीक है जी, और मंथली रेंट जो है वो इन्होंने एग्री किया कि 10,000 रुपये होगा। फिर उन्होंने कहा जी कि आप एडवांस रेंट भी मुझे पे करेंगे 3 मंथ्स का, और इसके अलावा इन्होंने कहा जी कि आप सिक्योरिटी जमा कराइए और वो होगी इक्वल टू लेट्स से 4 मंथ्स रेंट।
इसके अलावा ये जो ए था, इसकी एक ट्रांजैक्शन मिस्टर सी के साथ भी थी, जो कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ लैंड था, जिसपे इसको कुछ 1 लाख रुपया हम कह देते हैं कि फोरफीटेड डिपॉजिट है जो मिस्टर ए को मिला हुआ है। तो वो डेफिनेटली एक डिफरेंट पार्टी है जिससे मिला हुआ है। तो फोरफीटेड डिपॉजिट भी है, लेकिन ये पार्टी डिफरेंट है, ठीक है, जिससे इसको मिला है। तो वो 1 लाख रुपए है। अच्छा, ये जो फोरफीटेड डिपॉजिट है, ये पैसे देने वाली पार्टी डिफरेंट है, लेकिन जो पैसे ले रहा है वो तो वही है, मिस्टर ए ही है। तो मिस्टर ए ही पैसे ले रहा है एक्चुअली, किससे? मिस्टर बी से भी और मिस्टर सी से भी। तो अब जो हमने प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट करनी होगी, वो किसकी होगी? तो दैट विल डेफिनेटली बी ऑफ मिस्टर ए। चैट में कुछ है? मिस्टर, ओके, आपने आंसर दिया, ठीक है। सो हमने जो ये जो सारे टैक्स के रूल्स हैं, ये किसके लिए अप्लाई करने? ये मिस्टर ए की हम टैक्सेशन बना रहे हैं, ठीक है। तो इसकी जो इनकम है वो बनाने के लिए, जैसे भी हमने बात की, 3 चीजें तलाश करनी है सवाल में: रेंट, रिसीव्ड और रिसीवेबल। तो सबसे पहले हम रेंट तलाश करते हैं, रिसीव, चाहे वो रिसीव्ड हो चाहे वो रिसीवेबल हो। तो ये पहली फिगर मैं तलाश करने लगा हूँ। तो वो पहली फिगर क्या है जी? वो पहली फिगर जरा तलाश कर लेते हैं। तो मंथली रेंट जो बनता है हमारा टैक्स ईयर, अगर बताया हुआ नहीं क्वेश्चन में, तो हम एज्यूम करते हैं कि नॉर्मल टैक्स ईयर 2022। और ये स्टार्ट कब हो जाता है? ये स्टार्ट हो जाता है 1 जुलाई 2021 को, और ख़त्म हो जाता है 30 जून 2022 को। तो 12 मंथ्स का टाइम है, मंथली रेंट है 10,000। तो सिंपल कैलकुलेशन है जी, 10,000 पर मंथ इंटू 12, और ये कितना हो जाएगा? 1,20,000। अच्छा, अब यहाँ से अब एक चीज़ और भी समझ आती है, एक चीज़ और ये समझ आती है कि ये जो एडवांस रेंट इसने दिया है 3 महीने का, ये अगर सवाल में कहीं भी इंफॉर्मेशन दी हुई हो, तो इस इंफॉर्मेशन का नो यूज। ये समझ आती है बात, कि इसका कोई इस्तेमाल करना ही नहीं पड़ेगा आपको। 3 महीने का एडवांस दिया हो, 4 महीने का दिया हो, 4 साल का दिया हो, मैंने तो अपने टैक्स पीरियड में जितने महीने हैं उसका मंथली रेंट लेना है। तो वो चाहे मिला हो चाहे ना मिला हो, चाहे सारा मिल गया हो चाहे 10 साल का मिल गया हो। तो ये जो एक इन्फॉर्मेशन सवाल में आ रही होती है, इसका मेरे कैलकुलेशन के अंदर कोई रोल बनता नहीं है। ऑल्दो इसने एडवांस रेंट दिया है 3 महीने का, जो कि 30,000 रुपये बनेगा, और फिर हर महीने का रेंट पे कर रहा होगा, लेकिन हमारी कैलकुलेशन पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं बनेगा। नंबर सेकंड, जो हमारे पास चीज जो हमने तलाश करनी है सवाल में, वो क्या है जी? फोरफीटेड डिपॉजिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। तो वो सवाल में बताई हुई है कि 1 लाख रुपया फोरफीटेड डिपॉजिट है। तो हम जरा अपनी रवायत को कायम रखते हैं, इसको ब्लैक में कर देते हैं। सो दिस इज फोरफीटेड डिपॉजिट, और वो है 1 लाख रुपए। ठीक हो गया जी। और जो थर्ड अमाउंट, सॉरी, सेकंड नहीं आता। सर, फोर फीट का मतलब होता है किसी चीज को जब्त कर लेना, ठीक है। फोरफीटेड डिपॉजिट, किसी चीज को जब्त कर लेना। तो आपने मेरे से पेन लिया और कहा कि सर मैं भी आपको वापस करता हूँ। आपने वापस ना किया, आप घर चले गए। अगले दिन आप आए, आपके पास एक और पेन था अच्छे वाला, तो मैंने वो आपसे छीन लिया, जब्त कर लिया आपसे। तो फोरफीट कर लिया मैंने कि भाई ये अब मेरा हो गया, क्योंकि तुमने मेरा पेन लिया था। ठीक है, समझ। तो फोरफीटेड डिपॉजिट का मतलब ये कि मिस्टर ए ने ये पैसे, ये जो पैसे थे, इसको क्या कर लिया मिस्टर ए ने? फोरफीट कर ली, ये जब्त कर ली। ये मिस्टर सी ने इसको दिए थे एडवांस टोकन के तौर पे। जनाब ये टोकन बनी है, हमारा मुआहदा हो गया, अब आप ये बिल्डिंग किसी और को नहीं बेचोगे। लेकिन ड्यू डेट के ऊपर मिस्टर सी बकाया पैसे नहीं लाया, तो इनका मुआहदा खत्म हो गया, और ये 1 लाख रुपया अब मिस्टर ए ने जब्त कर लिए, अपने पास रख लिए। ठीक है। तो फोरफीटेड डिपॉजिट का मतलब ये है कि एक डिपॉजिट मिस्टर सी ने रखवाया था, लेकिन वो फोरफीट कर लिया, यानी कि अब उसको अपने पास रख लिया। ओके। अच्छा, फोरफीटेड डिपॉजिट हो गया। थर्ड चीज क्या है हमारे पास जो हमने तलाश करनी है सवाल में? दैट इज अनएडजस्टेबल एडवांस, यानी कि इसको सिक्योरिटी भी कहते हैं, जो वापस होनी होती है। तो थर्ड थिंग विल लुक फॉर इज सिक्योरिटी। ठीक है जी। सो सिक्योरिटी कितनी है? 4 मंथ्स रेंट के बराबर।
4 मंथ्स रेंट कितना बनता है? वो बनता है 10,000 इंटू 4, तो ये हो गया 40,000। तो सिक्योरिटी की अमाउंट बनती है एक्चुअली 40,000, लेकिन टैक्स लॉ ये कहता है कि ये तो पूरी अमाउंट डाल दोगे तो एकदम स्लैब ऊपर जाएंगे। तो आप ऐसा करें कि इसको 1/10 कर लें, और कितने पैसे, 4,000 रुपये रेंट चार्जेबल टू टैक्स में शामिल कर लें। तो ये इन अमाउंट्स को जब आप ऐड अप करोगे तो यू विल गेट टू द फिगर विच इज कॉल्ड रेंट चार्जेबल टू टैक्स। ठीक है, सो हम इसको ऐड करते हैं, 1,20,000, 2,20,000 और 2,24,000 होगा। चैट में क्या है भाई? हाँ, 2,24,000। ठीक हो गया जी। तो ये 2,24,000 इज रेंट चार्जेबल टू टैक्स। तो ये अब हमें पॉइंट जो है वो समझ आ गया। अच्छा, अब इसमें एक और समझने वाली चीज है, उसको जरा अंडरस्टैंड करते हैं। वो समझने वाली चीज क्या है? वो ये है कि भाई ये जो सिक्योरिटी है ये कितने साल, ये तो अभी फर्ज करो कि टैक्स ईयर 2022 है, तो इसमें मैंने 1/10 शामिल कर लिया। अब टैक्स वाई कहता है ये अगले, यानी कि लेट्स से दिस इज ईयर 1, तो ईयर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अगले 10 ईयर्स तक ये 1/10 आप शामिल करते जाए इनकम में। लेकिन इतना वफादार किराएदार कौन होगा कि जो 10 साल तक इसके पास ही रहेगा? तो ये हो सकता है कि टेनेंसी जो है वो बीच में क्या हो जाए, ये बंधन टूट जाए। तो अब टैक्स लॉ ये कहता है जी कि अगर किसी टैक्स ईयर में क्या हो कि ये टेनेंट जो है ये छोड़ के चला जाए और नया टेनेंट आ जाए, तो फिर इस सिक्योरिटी के लिए हम आपको एक ट्रीटमेंट बता रहे हैं। वो ट्रीटमेंट ये है, ट्रीटमेंट फॉर अनएडजस्टेबल एडवांस इन केस टेनेंसी is discontinued before 10 years। ठीक है, सेंटेंस समझ आ रहा है सबको? कि अगर 10 साल से पहले वो टेनेंसी एक्सपायर हो जाए तो फिर क्या किया जाएगा? तो पहली चीज तो ये कि जब टेनेंसी स्टार्ट हुई तब का ट्रीटमेंट तो आपको समझ आ गया। लेट्स से वो ईयर 1 में स्टार्ट हुई, टैक्स ईयर 1, तो आप क्या करेंगे? जैसे 40,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट हमने भी एज्यूम किया, तो हमने इसका ट्रीटमेंट क्या बनाया? हमने कहा जी कि 40,000 रुपये को हम करेंगे 1/10 और ये बनेगा 4,000। तो ये 4,000 रुपये टैक्स ईयर 1 में, फिर 2 में, 3 में, अप टू 10 टैक्स ईयर्स। लेकिन अगर लेट्स से टैक्स ईयर 3 में टेनेंसी एक्सपायर चेंज हो जाती है, किराएदार चला जाता है, नया आ जाता है, तो फिर जाहिर सी बात है आप उससे एक नया ये वापस कर दोगे, ये वापस कर दोगे उसको। इसको किससे लिया हुआ था? मिस्टर बी था, सी था, क्या नाम था यार इसका, किराएदार का नाम क्या हमने लिखा था? मिस्टर बी। तो यहाँ वापस कर देंगे मिस्टर बी को। ठीक है जी। और जो भी मिस्टर डी, लेट्स से द न्यू टेनेंट इज मिस्टर डी, तो उससे अब आप नया एडवांस लेंगे, और लेट्स से वो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो अब 40 नहीं है बल्कि 60,000 है, लेट्स से, क्योंकि ज़्यादा महंगाई हो रही है बहुत ज़्यादा। तो थर्ड ईयर में आपने कहा जी अब हम सिक्योरिटी कितनी लेंगे? 60,000। तो 60,000 जो सिक्योरिटी आप लेंगे उसका ट्रीटमेंट क्या है? उसका ट्रीटमेंट ये है कि टैक्स लॉ ये कहता है जी इस 60,000 में से आप पहले माइनस कर दें जो ऑलरेडी ऑलरेडी टैक्स्ड है। ऑलरेडी टैक्स क्या क्या है? ऑलरेडी टैक्स ये है कि आपने टैक्स ईयर 1 में ये 4,000 शामिल किया था, टैक्स ईयर 2 में भी 4,000 लैंडलॉर्ड की इनकम में शामिल किया था। टैक्स ईयर 3 में क्या शामिल किया था या नहीं किया था? तो यहाँ पे टैक्स लॉ ने एक गाइडेंस दिया है कि जिस ईयर में डू नॉट इंक्लूड एनी अमाउंट ऑफ अनएडजस्टेबल एडवांस, डू नॉट इंक्लूड any amount of unadjusted advance in year of 2022, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
refund, या क्या लोगे इन ईयर ऑफ रिफंड कह लो, या इन ईयर इन विच टेनेंसी इज डिसकंटिन्यूड। जिस वक्त वो आपका खत्म हो गया, किराएदार छोड़ के चला गया, तो उस साल में आप कुछ भी शामिल ना करें, डू नॉट इंक्लूड एनी मोर। तो इसका मतलब ये 4,000 क्या मैं थर्ड ईयर में शामिल करूंगा, क्योंकि वो साल के किसी दौरान में किसी टाइम पे गया होगा ना। तो टैक्स लॉ ये कहता है जी कि ये 4,000 अब थर्ड ईयर में आपको शामिल करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप करेंगे कि ये जो 60,000 था, इसमें से ऑलरेडी टैक्स अमाउंट माइनस कर दें। ऑलरेडी टैक्स अमाउंट कितनी है, 8,000, तो इसमें से मैं ये 8,000 माइनस कर देता हूँ, तो बाकी कितना बचा, इट इज 52,000। 52,000 जो बचा, इसको आप क्या कर दें, 1/10, और फिर इस साल की यानी कि थर्ड ईयर की इनकम में शामिल कर दें, कितना बनेगा, 5,200। और ये इस साल में भी करें, ये अब इसको अज्यूम कर लेंगे ईयर 1 है, और आगे चलते जाएं 10 साल तक करें। ठीक है, गॉट द आइडिया। तो इस तरह से इसके साथ सलूक किया जाएगा। अब अगर फर्ज करो कि ये सेकंड टेनेंसी भी खत्म हो जाती है 1 साल के बाद, तो अगेन फिर आपने देखना है कि कौन कौन सी अमाउंट्स ऑलरेडी टैक्सेबल इनकम में जा चुकी हैं। ये जा चुका है, ये जा चुका है, ये जा चुका है। तो जितनी अमाउंट्स भी टैक्सेबल इनकम में जा चुकी हैं, नए सिक्योरिटी डिपॉजिट में से पहले वो आप माइनस करोगे, जो जवाब आएगा उसको 1/10 करके इनकम में ले जाओ। ठीक है, सो ये इसका ट्रीटमेंट होगा अनएडजस्टेबल एडवांस का। अच्छा, अब हम जरा अपने स्लाइड्स के ऊपर आ जाते हैं। जो हाँ, ये जो भी मैंने बात की है सारी, इसका मतलब ये कि हमने जितनी भी इनकम्स की टैक्सेशन, ये जो इनफ्लोज वाली बात थी, ये हमने आज समझ लिया है कि इनफ्लोज को टैक्स करने के लिए, इनफ्लोज ये तो ट्रांजैक्शन टाइप्स हो गए सारे के सारे जो हमने डिस्कस किए हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में हो सकते हैं इनफ्लोज के हवाले से, जो पैसे आ रहे हैं, कैश इनफ्लो हो रहा है उसके हवाले से। और इनफ्लोज की टैक्सेशन किस तरह से करनी है वो हमने यहाँ पे समझ ली। ठीक है, अब हम जरा स्लाइड्स के ऊपर देख लेते हैं जो प्योरली टैक्स लॉ की बातें हैं। ये तो खैर कल ही हमने डिस्कस कर लिया, सर ट्रांजैक्शन बिटवीन ऑनर्स, लैंडलॉर्ड और टेनेंट, और प्रॉपर्टियों के बीच में लैंड और बिल्डिंग, और रेंट से मुराद अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय ओनर ऑफ लैंड और बिल्डिंग एज कंसिडरेशन टू यूज और ऑक्यूपाई और राइट टू यूज और ऑक्यूपाई लैंड और बिल्डिंग। रेंट इंक्लूड्स forfeited डिपॉजिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग। ये मेरा ख्याल है अब ये वाले सेंटेंसेस आपको सारे समझ आ रहे हैं। अच्छा, किसी ने मेरे से कुछ सवाल पूछा हुआ था यार, मैं भूल गया हूँ। कुछ सवाल था, चलो अगर है तो किसी को क्वेश्चन हो तो यार बीच में पूछ लो, चैट में पूछ लो, माइक अनम्यूट करके पूछ लो। आई थिंक मैं साथ साथ आंसर कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है मैं भूल गया हूँ कोई आंसर करना। अच्छा जी, उसके बाद जो अगली बात थी वो क्या, अगली बात ये कि इसमें हाँ, ज्योग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम, यस याद आ गया, ये जैसे ही सामने आया तो मुझे, जी, ज्योग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम। अब अगेन प्रॉपर्टी इनकम में ये फैसला करना पड़ेगा आपको, हर इनकम में ये फैसला करना पड़ेगा, इन एवरी इनकम यू हैव टू डिसाइड कि ये किस वजह से पाकिस्तान सोर्स इनकम बनती है और किस वजह से फॉरेन सोर्स इनकम बनती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे इंडिविजुअल और एओपी और कंपनी के केस में ये डिसाइड करना जरूरी है कि इनका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, तो इसी तरह इनकम के केस में दो ही तो चीजें हैं, एक पर्सन है और दूसरा उस पर्सन की इनकम है। इसी से ही हम टैक्स बना रहे हैं ना। तो पर्सन के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस और इनकम के लिए ज्योग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम, ये डिफाइन होना जरूरी है, क्योंकि वो अदरवाइज उस मैट्रिक्स में फिर आप लोकेट नहीं कर पाओगे कि मैंने उसको टैक्स करना है या नहीं करना। ना अब ये फैसला करना कि ये कैसे डिसाइड होगा कि ये पाकिस्तान सोर्स इनकम है या फॉरेन सोर्स इनकम, तो उसके लिए टैक्स लॉ ने कहा ये कि जनाब इसका तरीकेकार ये होगा कि आप क्या करो, आप देखोगे वो प्रॉपर्टी कहाँ पे है। ठीक है, क्या करेंगे आप ये फाइंड आउट करेंगे कि वो प्रॉपर्टी कहाँ पे है। सो इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर तो वो घर या प्लॉट ऑफ लैंड वो पाकिस्तान में है, उसकी लोकेशन। अच्छा, ये जो एक चीज है इसको जरा मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट करो नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, तो फिर जो रेंटल इनकम है शैल बी पाकिस्तान सोर्स इनकम। आई थिंक कि अगर ये वाली चीज आप पढ़ें ये तो समझ आ रही है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन पाकिस्तान। तो अब अगर मैं यूके में रहता हूँ, मैं
ब्राजील में रहता हूँ, मैं माल्टा में रहता हूँ, बांग्लादेश में रहता हूँ, लेकिन मेरा जो घर है वो पाकिस्तान में है और उससे मुझे रेंट इनकम आती है। तो ये जो प्रॉपर्टी इनकम है ये पाकिस्तान सोर्स इनकम कहलाएगी। और अगर मैं पूरा साल बांग्लादेश में ही रहता हूँ तो मैं क्या हूँ, नॉन रेजिडेंट हूँ। तो नॉन रेजिडेंट की पाकिस्तान सोर्स इनकम हमें पता है कि टैक्सेबल है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट्स एन इम्पोर्टेंट फीचर, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फीचर व्हेन we talk about taxation of non-residents. In case of residents, it's not that important. क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि उसकी तो दोनों इनकम, रेजिडेंट तो दोनों तरफ से पे करेगा ना, फॉरेन सोर्स इनकम पे भी और पाकिस्तान सोर्स। लेकिन नॉन रेजिडेंट के केस में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी तरह अगर प्रॉपर्टी यूके में है और आप पाकिस्तान में रहते हैं तो इसका मतलब ये कि आप क्या हो गए, रेजिडेंट हो गए। और अगर आप रेजिडेंट हैं और प्रॉपर्टी पाकिस्तान से बाहर है तो इसका मतलब प्रॉपर्टी की इनकम जो है वो क्या कहलाएगी, फॉरेन सोर्स इनकम। तो आप उस प्रॉपर्टी इनकम के ऊपर टैक्स पे कर रहे होंगे। हाँ, ये रेजिडेंट के केस में आपको कुछ एग्जेम्पशन हमने सैलरी के चैप्टर में पढ़ी हुई थी कि अगर वो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है तो फिर वो नहीं होगी। बहरहाल वो हम अभी उस थ्योरम की तरफ नहीं जाते क्योंकि वो फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अभी हमें सिर्फ ये समझना है कि प्रॉपर्टी इनकम का जब भी सवाल आएगा तो मैं कैसे फैसला करूंगा कि ये प्रॉपर्टी से आमदनी आनी है, जो रेंट आना है, जो रेंट चार्जेबल टू टैक्स एक्चुअली द अमाउंट, दिस इज द मेन गाय। ये आपको ट्रेस करना है सवाल में, रेंट चार्जेबल टू टैक्स तीन चीजों में छुपा हुआ है ये। नंबर वन, रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। नंबर सेकंड, फोरफीटेड डिपॉजिट। नंबर थर्ड, अनएडजस्टेबल एडवांस। ठीक है, एडजस्टेबल एडवांस जो हमने कहा था, जो एडवांस एडजस्टेबल हो अगेंस्ट रेंट, इसको कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है सवाल में, इसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं हमारी कैलकुलेशन में। तो ये अगर मैं ये रेंट चार्जेबल टू टैक्स ट्रेस कर लेता हूँ तब मुझे ये फैसला करना है कि ये पाकिस्तान सोर्स इनकम है या फॉरेन सोर्स इनकम है। ठीक है जी। और फिर देखेंगे कि प्रॉपर्टी कहाँ है, अगर वो पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान सोर्स इनकम। अब यहाँ पे अगली बात देखिए, राइट टू एक्सप्लोर नेचुरल रिसोर्सेज इन पाकिस्तान। ना हो सकता है किसी की जमीन से तेल निकल आए, कोई मादनियात निकल आए, तो अब वो खुद तो ये काम नहीं करेगा, वो किसी को कहेगा कि हाँ जी ये प्लॉट ऑफ लैंड आप इस पे आए और आके एक्सप्लोरेशन कर लें, तो वो उसका कोई ना कोई रेंट रिसीव करेगा। ठीक है, तो अगर वो प्रॉपर्टी जहाँ पे वो ये एक्सप्लोरेशन हो रही है नेचुरल रिसोर्सेज की, अगर वो पाकिस्तान में है तो फिर वो पाकिस्तान सोर्स इनकम है, पाकिस्तान में नहीं है तो पाकिस्तान, तो फिर फॉरेन सोर्स इनकम। ठीक हो गया जी, गॉट द आइडिया? ये बात समझ आ गई ज्योग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम वाली, आई थिंक। ये सवाल था असफन यार का। जी असफन, आप बताएंगे, आपको समझ आ गई बात? तो हम आगे चलते हैं। ठीक है जी। अब अगली बात कि ये इसका बेसिस ऑफ टैक्सेशन क्या होगा। तो बेसिस ऑफ टैक्सेशन जो है वो, आप ये देखें यहाँ पे, बेसिस ऑफ टैक्सेशन जो है वो सैलरी इनकम का अक्रूवल बेसिस होगा। अक्रूवल बेसिस क्योंकि वो हमने तफसील से बात कर ली कि क्योंकि डेफिनेशन में ही ये चीज़ लिखी हुई है। ज्योग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम हमने समझ लिया जी। अब हम आगे चलते हैं जरा, रेंट की जो बात है, वेरी क्विकली ये स्लाइड आपको समझ आएगी बहुत आसानी से कि प्रॉपर्टी इनकम कैसे टैक्स होगी। नॉर्मल टैक्स रिजीम में मतलब ये कि इनकम में से अलाइबल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। तो ये पहला हेड ऑफ इनकम आ रहा है। अभी तक आपने दो हेड ऑफ इनकम पढ़ लिए हैं, एक सैलरी और दूसरा प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में एक्सपेंसेस माइनस करने की इजाजत है, सैलरी के हेड ऑफ इनकम में कोई एक्सपेंस माइनस करने की इजाजत नहीं है। नाउ रेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको एक तो रेंट एडवांस एडजस्टेबल अगेंस्ट रेंट और दूसरा नॉन एडजस्टेबल एडवांस, ये तीन चीजें आपको किराए आपके और किराएदार के दरमियान तय हो सकती हैं। रेंट को अक्रूवल बेसिस पे टैक्स करना होगा आपको, और जब आप रेंट को अक्रूवल बेसिस पे टैक्स कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली टैक्स हो जाएगा, इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नॉन एडजस्टेबल एडवांस के केस में एक चीज खास तौर पे याद रखना, शर्तिया गलती, यानी कि कंपल्सरी मिस्टेक, वो ये कि अगर वो ये अनएडजस्टेबल एडवांस लैंड के केस में दे तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग के केस में इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। अगर बिल्डिंग किराए पर दी गई थी और उसका कोई नॉन एडजस्टेबल एडवांस है तो 1/10 ऑफ एडवांस विल बी ट्रीटेड एज रेंट इन टैक्स ईयर ऑफ रिसीट एंड 9 सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर, यानी कि टोटल मिला के 10 साल पे इसको इनकम बनाया जाएगा। Nothing will be included in taxable income in the tax year in which such advance is refunded. If tenancy is terminated before 10 years and previous advance is returned, new advance is received. तो फिर क्या करोगे आप?
अब अमाउंट ऑफ न्यू एडवांस, जैसे हमने 60,000 लिया था अभी, उसमें से माइनस करेंगे जो अर्लियर है, जैसे कि 8,000 था अभी सवाल में जो मैंने एग्जांपल क्रिएट की, और जो जवाब आया था दैट वाज 52,000, और उसको 1/10 करके टैक्स ईयर ऑफ रिसीट में और 9 सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर्स में टैक्स करना है। ठीक है। ओके, सो दिस वाज माय टारगेट कि यहाँ तक मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ तक अब अगर आपका कुछ सवाल होगा तो वो फिर आप अगर अभी कोई है तो पूछ लो सवाल, 2 मिनट अभी है हमारी मीटिंग खत्म होने में। एंड इन केस देयर इज नो क्वेश्चन तो आप फिर, मैं इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा ड्रॉप बॉक्स में, वहां से डाउनलोड कर लेना वीडियो, और अगर कोई सवाल हो तो फिर आप व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। ठीक है जी, अभी कोई किसी का सवाल है? मैं चैट में इस वक्त देख रहा हूँ। नॉन एडजस्टेबल एडवांस एक बार बता दें सर। अच्छा अली रजा, आप करेंगे कि ये 1 मिनट तकरीबन रह गया, 1 मिनट में नॉन एडजस्टेबल एडवांस आपने करना ही है कि रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनना। मैं वैसे जल्दी से बता देता हूँ कि नॉन एडजस्टेबल एडवांस ये होता है कि जो रेंट के अगेंस्ट एडजस्ट ना होता हो। इसको उर्फे आम में सिक्योरिटी डिपॉजिट भी कहते हैं, कि एक मालिक मकान कहता है जी कि मुझे कोई सिक्योरिटी अदा करें आप, जो आप जब वापस जाओगे तो हम आपको वापस कर देंगे। तो ये उस चीज की बात हो रही है इसमें नॉन एडजस्टेबल एडवांस इज सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है, सो इसको तफसील से आपने सुन लेना वीडियो को, उसमें ज्यादा वजाहत भी है। तो अभी शॉर्टली मैं इतना एक्सप्लेन कर सकता था। ठीक है जी, अली रजा कह रहे हैं ओके। सो इन केस देयर इज नो अदर क्वेश्चन, तो विल एंड अप दिस मीटिंग। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।